नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक छोटा सा वाक्य घटना का वर्णन करना जरूरी है जिससे हमारे देश में किस तरह की मानसिकता व्याप्त है और उसी मानसिकता का ये असर है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, देशभक्ति के मुद्दों पर अमूमन हमारी मानसिकता किस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो बड़े दुख की बात है। मोदी जी गए हैं अमेरिका, कुछ डिफेंस डील की चर्चा है और इंडियन डायस्पोरा यानी भारत के लोग जो वहाँ पर हैं उन्होंने काफ़ी स्वागत किया और मोदी महोदय अमेरिका की और जो श्री जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके निमंत्रण पर एक राजकीय निमंत्रण, स्टेट विजिट पर यानी राजकीय यात्रा पर गए हैं यानी सरकार की ओर से और वहाँ के मीडिया के द्वारा, अमेरिका के मीडिया के द्वारा, भारत के मीडिया के द्वारा बहुत महत्व दिया जा रहा है, जो कि लाजमी है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक कद है उसकी भी दृष्टिकोण से चीन और पाकिस्तान इस पर अपनी उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो जाहिर सी बात है कि वो क्या कहेंगे, उस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। उचित नहीं इसलिए नहीं उचित है कि वो जग जाहिर है। तो और लेकिन उसके पहले और जो राहुल गया था, गद्दार राहुल, उसके बाद राहुल के बाद जो है और मोदी महोदय के स्टेट विजिट के पहले अमेरिका में असदुद्दीन ओवैसी गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि भारत विरोधी हो। हमने एक बार असदुद्दीन ओवैसी का एक बार उनका भाषण मैंने सुना था जबकि पाकिस्तान गए थे।
पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के पत्रकारों ने जब पूछा कि आप भारत में कैसे रहते हैं जबकि आरएसएस, बीजेपी इस तरह से सांप्रदायिक पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी का ये साफ जवाब था पाकिस्तान की मीडिया और पत्रकारों को और वहाँ के लोगों को कि यह हमारे देश की समस्या है, इसको हम बड़े अच्छे से वहाँ निपटते हैं। आप पहले यहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसको देखिए। मुंह बंद कर दिया। ये होता है भारत के बाहर देशभक्ति का मान एक जज्बा। उसी प्रकार जब वो वहाँ गए मतलब अमेरिका में और शिकागो में भाषण कर रहे थे, तो एक किसी ने कहा कि भाई पाकिस्तान में रहने वाले भी क्या आपको भाई नहीं लगते? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई विभाजन का हम लोगों ने बराबर विरोध किया, लेकिन अब मैंने संजोग ऐसा था कि विभाजन हो गया, अब हम लोग यहीं रह गए, लोग वहाँ पहुँच गए, तो हम उनके विषय में क्या बताएं। उन्होंने इसके आगे और बात जोड़ दिया कि जो नई संसद बनी है उसमें इस बीजेपी वालों ने एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यता के आधार पर उन्होंने एक अखंड भारत का मानचित्र वो लगा दिया है। वो अखंड भारत जिसमें कि अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और शायद ईरान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, बर्मा भी आता है, श्रीलंका भी आता है, मालदीव भी आता है। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, इसकी कसरत शुरू हो जाएगी जब लोग सवाल करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये शुरू हो अफगानिस्तान से। उन्होंने अखंड भारत का विरोध नहीं किया, वहां जाकर के भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये बात जरूर है कि उनकी मजमे में ज़्यादा इस्लाम आस्था वाले जो भाई बहन हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा थी। वहीं पर ये गद्दार राहुल गांधी जाकर के वो भारत के ही खिलाफ विश्व भ्रमण करता है और भारत के खिलाफ गद्दारी करता है। ये यथार्थ है। असदुद्दीन ओवैसी का दो वाकया, एक बार मैंने पाकिस्तान में गया तो वो भी मैंने देखा, और अभी जो अमेरिका में जो शिकागो में वो भी देखा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई भी भारत के खिलाफ नहीं बोला, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में। वही पाकिस्तान में ये गद्दार राहुल गांधी, इस देश का इतना बड़ा गद्दार है, इसने मणिशंकर अय्यर को भेजा था, और इसलिए भेजा था, बोला था कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक लोग हैं, जो लोग हैं, वो कांग्रेस की सहायता करें मोदी को हटाने के लिए। तो इस तरह का ये तो नमूने, ये उसके कारनामों के कुछ नमूने हैं कि कितना बड़ा गद्दार है, और अमेरिका में भी जाकर के ही बोलता है। और ये भी जान लीजिए कि जब वो गया था गद्दार राहुल गांधी, हमारे देश के लोग समझें, जब गया था तो ये खबरें आई थी कि उसके कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने किया था, और जो है खालिस्तानी तत्वों ने किया था, और उसकी सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। इस गद्दार राहुल गांधी की जो सभा हुई थी अमेरिका में, और भारत के खिलाफ उसने काफी विश्व भ्रमण किया इस गद्दार राहुल गांधी ने।
अब देखिए, ये तो यथार्थ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब ये तो यथार्थ है। बीजेपी के जो सिपह सालार हैं, उसकी मानसिकता वाले, वो इस असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ज्यादा विस्मरण करते हैं और गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं। वो कमेंट मैंने देखा, ये बीजेपी की मानसिकता है। मोदी महोदय लाख दुनिया में नाम लूटते हों, हथियार खरीद रहे हैं भारत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन हमारा देश, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष किस बारूद पर बैठा हुआ है, इसको भी हमारे जो हमारे आम आवाम है, उसको समझने की जरूरत है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस ये बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार हैं, बहुत खतरनाक किस्म के बारूद हैं। किसी वक्त भी जब इनको मौका मिलेगा इस देश को उड़ा सकते हैं। उसी प्रकार का खतरनाक बारूद जो है, ये कम्युनिस्ट वाले हैं। भारतीय समाज को तोड़ने के लिए ये समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, एनसीपी के लोग, शिवसेना के लोग इत्यादि, आम आदमी पार्टी के लोग इस भारतीय समाज को तोड़ने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का ये जो केजरीवाल है, यह राहुल गांधी के बाद दूसरा गद्दार है। खालिस्तानियों से इसके संबंध में निकले हैं और इसने जो है, अब जैसे मैंने कुछ एपिसोडों में बताया हुआ है कि इसने जब इसके साथ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव थे, तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से कश्मीर पर वही गद्दारी भरा वक्तव्य दिलवाया जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर दिया था। हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि ये पूरा नेहरू परिवार और ये जो मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के बहुत खतरनाक गद्दार हैं, लेकिन ये पहचान कब होगी? कौन सा दृष्टिकोण इनको गद्दार के रूप में पहचान पाएगा? सवाल ये है, कब? जबकि देश में हमारे स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अंबेडकर के साथ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती। जरा मैं बताते चलूं कि ये लोग भारत के किन किन क्षेत्रों से थे। हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा से था। भगत सिंह जो है वो पंजाब के थे। चंद्रशेखर आजाद, वो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी पूरी गतिविधि उत्तर प्रदेश में चल रही थी। और अशफाक उल्लाह जी का ये जो है शाहजहांपुर के थे। और खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बिहार। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से। श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से इत्यादि। इनका वातावरण, हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन
बाकी तो तमाशा देखते हो, इसी से बस पहचान लें कि इन हमारे अमर शहीदों को पृष्ठभूमि में रखवाने की और इन पर कोई चर्चा न हो, इनका कोई वातावरण न हो, इस गद्दार कांग्रेस ने बराबर जो है वो साजिश की है। इस कांग्रेस से बढ़कर के इस भारत का कोई दुश्मन हो नहीं सकता। ये मानसिकता हमारे देश में विकसित होनी चाहिए इनको पहचानने की। और अब देखिए बीजेपी के लोगों की क्या मानसिकता है और उनके जो छुट भाइयों की क्या मानसिकता है, किस तरह से वो इन विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं, उनकी मानसिकता। और कैसे बचाते हैं? उसको पप्पू बोलेंगे, उनको बोलने का शऊर नहीं है। अभी मैंने कई उसके प्रवक्ता, चाहे उसके जेपी नड्डा हों, अभी एक साक्षात्कार कोई ले रहा था यहाँ से, मैंने आज तक में इनसे पीयूष गोयल से, तो कितनी सतही बात वो बोल रहा था। पीयूष गोयल जो है कह रहा था कि राहुल गांधी को भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अरे पीयूष गोयल, तुम ये क्यों झूठ बोल रहा है कि वो भारत की आलोचना करता है? भारत साथ गद्दारी करता है वो। तो बीजेपी वालों की हमारे देश भारत के खिलाफ गद्दारी यही है कि इस गद्दार कांग्रेस की गद्दारी को, सारे पापों को साजिश के तहत वो ढकते हैं। मोदी जी लाख देश में सड़कें बनवाते हों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवाते हों और लॉजिस्टिक पार्क बनवाते हों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाते हों, डिफेंस कॉरिडोर बनवाते हों, एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा नेटवर्क बनवाते हों और हाईवेज का भी नेटवर्क बनवाते हों, हाईवेज को मॉडर्नाइज और वाइडनिंग करवाते हों और सीमाओं पर भी सड़क, रेल और एयरलिंक की सुविधाएं बनवाते हों। ये सब चीज़ें जो है मोदी महोदय, बीजेपी वालों की, उनकी मंशा को जब भारत के लोग निष्पक्ष रूप से, और वही दृष्टिकोण जो मैंने अभी बताया है, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गडलू के विचारों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बीजेपी भी इस देश की वो खतरनाक गद्दार पार्टी है जो कि इस गद्दार कांग्रेस के पापों को वो ढक रही है। हम आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इस बात को समझिए, इस देश का कल्याण तभी संभव है जब इस देश में वातावरण हमारे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि का माहौल सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे गडलू तक और इन्हीं तरीके, ये वो महान आत्माएं और देशभक्त रहे हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व न्यौछावर किया है। और दूसरी ओर ये नेहरू और गांधी जो है, इन
अंग्रेजी सरकार के साथ कुल मिलाकर ये उनके मुखबिर बने रहे, ये उनके दलाल बने रहे और उनके चमचे बने रहे और फैला रहे कि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी इन्हीं की बदौलत मिली। और कहां तक इनको परखेंगे? देखिए, एक बात मैं बोल देता हूं, कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के हैं बोले कि भारतीय जनता दल बराबर इसी की बात करता है। इसी की बात करना बहुत जरूरी है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। जितना खतरनाक कांग्रेस वाले हैं उतना ही खतरनाक बीजेपी है। और इस मुल्क के लिए चूंकि हमेशा उसको बचा करके रखना चाहती है, बचा कर इसलिए कि उसी से तुलना कर, उसी गद्दार से तो उसी गद्दार कांग्रेस से तुलना करेगी, तुलना करके अपने पक्ष में वोट का माहौल बनाएगी। ये गद्दारी बीजेपी की है, हम और हमारे देश के लोग इसको पहचाने। तो बात हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी और उस गद्दार राहुल गांधी की। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई गद्दारी नहीं की, लेकिन ये गद्दारी किया है इसने, ये राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी के मानसिकता वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विश्वमन करेंगे, वहीं पर ये गद्दार राहुल गांधी को बचाएंगे, उसकी गद्दारी को भी छिपाएंगे। ये गद्दारी है, देश के खिलाफ गद्दारी है बीजेपी वालों। और इस गद्दार किस्म की जो कांग्रेस है उसको बचाने का जो पाप या गद्दारी ये बीजेपी करती है, उसी पाप को ढकने के लिए एक माहौल खड़ा करती है कि मुगल आक्रांता थे, फलाने थे, ठिकाने थे। ये निरा झूठा है। और अपने हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में ये पंथ विशेष की बात को का घालमेल करती है और वो उस पांथिक भावनाओं का शोषण करके वोट का माहौल बनाना चाहती है। जबकि हमारे देश के लोग जानना चाहिए कि ये पंथ पर आधारित देश नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। लेकिन तब भी इस तरह का माहौल कि हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं। इन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्रभु राम को यहां से वहां लाओ। प्रभु राम पूरी कायनात, पूरी सृष्टि के वो प्रतीक है। और तुम्हारी वो औकात है कि प्रभु राम को तुम लाओगे। उनके कहने के माने मतलब वो जो राम मंदिर की बात, इसी की बात, इस तरह का माहौल से फैलाया है। तो अब सुभाष चंद्र बोस को ये सब कभी भी सम्मान देना नहीं चाहते बीजेपी वाले, कभी भी सम्मान नहीं देना चाहते, नाटक जरूर करेंगे। हमने देखा कि जो इंडियन डायस्पोरा था, जब इनकी जो स्टेट विजिट है अमेरिका की, मोदी महोदय की, तो उसमें जो भारतीय मूल के जो अमेरिकन हैं, तो अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे पूछा गया तो कहा कि भाई इन्होंने सरदार पटेल को आगे किया और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो है लोहे की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची बना करके पटेल को आगे किया। इन पत्रकारों से, इन बीजेपी वाले पूछा जाना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की जो है क्यों नहीं बनवाई? भारतीय जनता दल ने तो कई बार सवाल भी किया है, और ये सवाल का जवाब बीजेपी वाले और पूरे देश को देना पड़ेगा
कि सरदार पटेल जी ने 562 रियासतों को मिला करके यानी एक भारत राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। लेकिन इस जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसकी मंशा थी कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के ही हाथ में सत्ता जाए, एक भी कांग्रेसी इस नेहरू के समर्थन में नहीं था, देश की आवाम भी इसके समर्थन में नहीं थी। ये पटेल महोदय उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे क्यों झुके? झुकने का अंजाम हुआ तो कम से कम सरदार पटेल ही बन गए होते तो भारत की वो दुर्दशा, 62 वाली दुर्दशा नहीं होती। और हालांकि उनकी मृत्यु भले हो गई, लेकिन मान लीजिए वो जिंदा रहते, और जिंदा न भी रहते तो उनके जो सक्सेसर होते बाद बयान उसी वातावरण के होते। तो चीन के साथ चीन किस तरह से माने भारत की जमीन पर कब्जा भी किया, भारत पर हावी भी रहा, किस तरह से गद्दारी करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारी खुद की जमीन करीब 42,000 वर्ग मील वो अक्साई चीन के रूप में अपने दुश्मन चीन को दिया। उसके पहले जो है नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, 1962 के पहले ही ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाया भारत में, हिंदी चीनी भाई भाई। उस नारे के शोर में उस शोर में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन की सेना को घुसवाता है नेफा, जो कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है। जब लोगों को मालूम हुआ तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से लोगों ने सवाल किया कि क्या बात है, तब ये झूठ बोला कि हमने चीन के नेताओं से बात कर ली है, चीनी सेना वापस हो जाएगी। वो चीनी सेना वापस नहीं हुई और आज तक वह कब्जा है। और वही कब्जा 1959 वाला, वहां पर आज की तारीख में दुश्मन चीन ने काफी वहां पर विस्तार कर लिया है। वहां पर जो है एक आवासीय या कॉलोनी की जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां विकसित उसने कर दिया है। और उसी का शायद 1 साल पहले 1.5 साल पहले इस नासा ने फोटो लिया है कि देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की भूमि है, इस पर कि वो चीन ने एक आवासीय माने साजिश के तहत एक आवासीय वो क्षेत्र बना दिया, सारी सुविधाएं करके। उसको ये गद्दार राहुल गांधी मोदी जी पर, बीजेपी वालों पर ये आरोप लगाता रहा, मोदी जी को कहता रहा कि मोदी जी ने चीन को भारत में घुसवा दिया, मोदी जी ने चीन को भारत में घुसवा दिया। कोई भी बीजेपी वाला इस गद्दार राहुल गांधी को वैसा जवाब नहीं दिया कि यह तुम्हारे पाप के नाना का, कि गद्दारी के पाप का जीता जागता जो है माने ये नमूना है। कोई बीजेपी वाला, बीजेपी की गद्दारी यही है कि इस इतनी घनघोर गद्दार कांग्रेस को कि गद्दारी को कैसे छिपाते हैं। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको कि आप लोग मुसलमान कहते हैं और भारतीय होता है, उनको मुसलमान कहना भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं मानता है, सर्वथा अनुचित है। तो ये
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध मानसिकता के साथ काम के विरुद्ध जो है एक दुर्भावना के साथ ये काम करते हैं। तो ये इनकी गद्दार, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ये खतरनाक बारूद है। मैंने अभी बताया कि असदुद्दीन ओवैसी बाहर जाकर के असदुद्दीन ओवैसी की क्या राजनीति है, कैसे है, और उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि वो हिजाब को बस करवाता है। मतलब हमेशा ये उसकी बदमाशी है, संकीर्णता आधारित, और हमेशा मुसलमान 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 वो बोलता रहता है, जबकि वो वकील है। और उसको मालूम होना चाहिए कि इस देश में मुसलमान नाम के माने संवैधानिक रूप में मुसलमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, हिंदू नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई वजूद नहीं है। भारत का संविधान ने सबको एक भारतीय नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में मान्यता दी है, और उसी मान्यता को महत्व देने की आवश्यकता है। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ किस्म का है वो असदुद्दीन ओवैसी कि इतनी भी उसको लज्जत नहीं है, शर्म नहीं है कि सबको भारतीय माने और भारतीयता के आधार पर वो अपनी बात कहे। लेकिन कभी सामना होगा तो मैं तो उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी उसका कोई राहुल गांधी की तरह गद्दारी करे ऐसी बात नहीं। लेकिन जो कमेंट मैंने देखा वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है विश्व बमन था, बीजेपी की मानसिकता ली हुई है लोगों के द्वारा। तो अब आइए कि जो माने जो भारतीय मूल के कुछ जो वहाँ पर हैं अमेरिका में, तो कह रहे थे कि उन्होंने सरदार पटेल को लाया। अब बताइए कि सरदार पटेल को आयरन मैन और उनकी आयरन की या लोहे की मूर्ति बनवाई गई किस लिए भाई? वो मोहनदास करमचंद गांधी को ये साजिश ने उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जिसके पक्ष में कोई न तो एक कांग्रेसी था, न तो इस देश की जनता थी। उसको प्रधानमंत्री बनवाने में सिर्फ दो ही कहा था, एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, दूसरा माउंटबेटन का। तो मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी और उसकी साजिश के आगे जो झुक जाए सरदार पटेल, और झुकने के कारण मैंने किस दुर्भाग्य को प्राप्त हो गया हमारा ये भारतवर्ष, ये सबको मालूम है। तो हमारे देश के लोग क्या सरदार पटेल को आयरन मैन कहेंगे? आयरन मैन तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की इच्छाओं के विरुद्ध 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और उसके जो सिपहसालार चंगू मंगू थे, उनके लाख प्रयास के बाद भी इनके जो कैंडिडेट सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया को हरा के दिखाए, वो आयरन मैन थे। और सरदार पटेल ने कभी भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का साथ नहीं दिया इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के सापेक्ष। तो कैसे आयरन मैन? इसलिए वास्तव में कांग्रेस का इस देश में रहना देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे देश के लोग, अब उसको जो वोट मिल रहा है वो और खतरनाक वाली बात है। यही बात तो समझाने की आवश्यकता है, वो समझाने के कि ये बीजेपी वाले उसी कांग्रेस को पाल रहे हैं। तो जब कांग्रेस को पाल रहे हैं तो ये समाजवादियों को भी पाल रहे हैं। योगी महोदय अखिलेश यादव और समाजवादी को पालते हैं, और अतीक अहमद और जो है मुख्तार अंसारी पर जो है बुलडोजर चलवाते हैं। देश की जनता जानती है कि अदना से अतीक अहमद
माफिया अतीक बना तो समाजवादियों के द्वारा बना, ये पूरा देश जानता है। मुख्तार अंसारी अदना सा अपराधी जो माफिया के रूप में बना तो वो समाजवादियों के द्वारा बना। तो ये कितना बड़ा धोखा है योगी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद पर तो जो है बुलडोजर चलाएं, उनको ठिकाने लगा दें, उनको लिक्विडेट कर दें, जो भी कर दें, जो कि उचित भी है। लेकिन जिसने इनको इस रूप में खतरनाक रूप में बनाया उसको ये पालते रहते। देखिए ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये तब संभव है जबकि आपका दृष्टिकोण सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा पर आधारित हो। ये योगी हमेशा हिंदू 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 बोलता रहता है बेशर्मी से। अरे ये सब देश के बड़े खतरनाक शत्रु हैं भाई, योगी जैसे लोग हमेशा किसी पंथ को जो है घालमेल करना, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, प्रशासन के जीवन में, और लोगों की मानसिकता को भी इन सब ने वो प्रदूषित कर दिया है। लोगों की मानसिकता के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हमारे देश की मानसिकता वही मैं बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस से लेकर हमारे रानी गडली तक, इनके विचारों के आधार पर यह वातावरण होने की आवश्यकता है। तभी इस गद्दार बीजेपी को लोग पहचान पाएंगे। ये बीजेपी वाले वातावरण कैसे बनाते हैं? हमेशा पांथिक जितने भी बस हिंदू मुस्लिम मंदिर फलान देखने का, और बहुत ऊपर उठ गए तो सावरकर गोडसे, सावरकर गोडसे। इस कदर ये हमारे भारत विरोधी गतिविधियों वाले और मानसिकता वाले बीजेपी वाले सिर्फ नाम मात्र के लिए सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं और जो भी उनको अपमानित ही करते हैं। लेकिन सरदार पटेल की लोहे की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 8-9 फीट की, वो भी कहां पर जॉर्ज पंचम के स्थान पर, वो भी कहां, इंडिया गेट पर। इंडिया गेट क्या है? वो मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी का नमूना है। वो 1913 में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे 7 लाख जो है माने हमारे भारतीय भाई बहन, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गडली, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गडली तक सरीखे 7 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी ब्रिटिश सरकार की सहायता इसने किया, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने 1913 में भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा करके प्रथम विश्व युद्ध में इसने सहायता किया। और उसी प्रथम विश्व युद्ध में जितने शहीद हो गए उन्हीं का नाम खुदा हुआ है इंडिया गेट पर। तो इंडिया गेट जो है मोहनदास करमचंद गांधी की 1913 वाली गद्दारी का जीता जागता नमूना है। और यदि इसकी कांग्रेसियों की गद्दारी की बात कही जाए तो आजाद हिंद फौज का रंगून में एक मेमोरियल था। ये माउंटबेटन जो है उस मेमोरियल को, उस स्मारक को उड़ाने के लिए खुद वहां पर गया। नेहरू भी गया था उस आजाद हिंद फौज को, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी गया था उस हमारे आजाद हिंद फौज के मेमोरियल को उड़ाने के लिए। इतना बड़ा गद्दार था। आजाद हिंद फौज के सैनिक जब वापस हुए तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको वापस सेना में नहीं लिया, बल्कि उसमें जो इस्लाम आस्था के थे उसको तो ले लिया ये पाकिस्तान में। लेकिन इसी गद्दार नेहरू ने आजाद हिंद फौज के लोगों को नहीं लिया। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कहा
कि इनको हम गार्ड बना दो। ऐसे की पूजा ये बीजेपी वाले करते हैं। और अरे बड़ी विचित्र कहानी है। ये आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस की तिगड़ी को हमारे देश के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाए, हमारे देश के लोग, बहुत कुछ कल्याण हो जाएगा। इन सपाहियों को समझना, इन बसपाइयों को समझना, इन केजरीवाल को समझना आसान हो जाएगा। ये तो खतरनाक दुश्मन है ही। लेकिन बीजेपी की गद्दारी को देश के खिलाफ वो समझना बहुत जरूरी है। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया? 8-9 फीट की मूर्ति इंडिया गेट के नीचे रख दिया। ये कितना बड़ा, कि किस तरह से अपमानित किया बीजेपी वालों ने, मोदी महोदय ने सुभाष चंद्र बोस को का अपमान किया। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी। 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया इस मोदी महोदय ने। बताइए, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के लिए अलग से 2 अक्टूबर ये उसी तरह से मनाते हैं जिस प्रकार गद्दार वो कांग्रेस ये मनाते हैं। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को ये हम जरूर कहेंगे कितना बड़ा भारत विरोधी है ये मोदी, कि उनके जन्मदिन को गणतंत्र दिवस से जोड़ देता है। आत्मा जो है कितना बौखला जाती है इसके पाखंड को देख करके। और इन गद्दारों के नाम पर, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, देखिए इसकी गद्दारी में सबसे बड़ा गद्दारी है कि इन सबों ने देश को बांटा। 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों का खून पिया, 3 करोड़ लोगों के घर उजाड़े। इस भारत की इस बर्बादी के मंजर पर इन सब ने सत्ता हथियाई। जो सत्ता हथियाई, इस बर्बादी को इन गद्दार कांग्रेसियों ने कहा कि ये आपके लिए आजादी है। और उसको ढकने के लिए अजित डोभाल जैसे लोग किसी मौके पर, इक्का दुक्का मौके पर आकर के दीवार छूने के बराबर बस सुभाष चंद्र बोस के विषय में बस ये बोल दिया कि ये सुभाष चंद्र बोस होते तो विभाजन न होता। और ये मानसिकता जरा देखिए, फिर भी ये गद्दार कांग्रेसियों क्या प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। आप इस रूप में समझिए, जिस देश में अपराध हो रहा हो, चोरी हो, डकैती हो, अपराधियों से उस अपराध पर, चोरी पर, डकैती पर, हत्या पर, बलात्कार पर, उनके जो अपराधी हैं क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए ना। तो वही चीज है जो देश के साथ गद्दारी किया, जिसने देश को बांटा, उसी से ये जो कुछ जो हमारे बौद्धिक वर्ग है, और बौद्धिक वर्ग में मैंने देखा कि जो कितने भी IAS की कोचिंग चलाते हैं वो YouTube पर छाए हुए हैं। अंकित अवस्थी है एक, और जो है कौन प्रशांत धवन है, और शशांक त्यागी है, और तमाम है, और कोई पांडे करके है, कोई और जो है वो किंजल चौधरी है, तमाम है। ये सब के सब नेहरू की गद्दारियों को और कांग्रेस की गद्दारियों को बखूबी ढकते हैं, ये मानसिकता। और हमको तो डाउट है कि निश्चित है कि ये जितने भी ऐसी कोचिंग करवाते हैं ये चीन के द्वारा फंडेड, ये निश्चित रूप से। तो मानसिकता जो है गद्दार माने जो अजित डोभाल जी ने बोला था कि यदि सुभाष चंद्र बोस होते तो पार्टीशन न होता, विभाजन न होता, उस पर इन गद्दार कांग्रेसियों की जिन्होंने देश को बंटवाया, उनसे प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं।
अरे एक आईएएस की कोचिंग चलाने वाला कोई सिंह करके था, वो बेहुदा जो है सुभाष चंद्र बोस की इस गद्दार नेहरू से तुलना कर रहा था। बताइए, किसी चोर डकैत की तुलना जो है किसी सभ्य आदमी से हो सकती है? इस जवाहरलाल नेहरू का गद्दारी का एक इतिहास है। सन 47 के पहले भी और सन 47 के दौरान भी और सन 47 के बाद भी उसकी तुलना कर रहा था। वो कोई सिंह करके है जो कि आईएएस की कोचिंग चलाता है वो। तो ये बहुत ही एक प्रदूषित मानसिकता चली है। वो मानसिकता जो है हमारे देश के दुश्मनों को पहचानने में विफल हो रही है। हमारे देश का दुश्मन कौन है इसको पहचानने में विफल हो रही है। इसलिए मुख्तसर में बताना जरूरी है। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है, तो वो जयराम रमेश की प्रतिक्रिया देख रहा है, वो क्या बोलेगा? जिस कांग्रेस ने पूरा देश बांट दिया, वो बोलेगा क्या? वो कह रहा कि भाई ये मैंने जो डोभाल महोदय ने कहा है, तो कह रहा कि डोभाल महोदय ट्राइट ऑफ हिस्टोरियंस, अंग्रेजी में वो अंग्रेजी बोलता रहता है ना, और अंग्रेजी का बड़ा उसको गुमान भी है। तो ट्राइट ऑफ हिस्टोरियन मैंने जो इतिहास को विकृत करते हैं उनकी टोली में शामिल हो गए। इस तरह की बात बोला वो जयराम रमेश। वास्तव में भारतीय जनता दल तो बराबर कहता है कि हमारे देश की जनता जागरूक हो जाए। इन गद्दार कांग्रेसियों को वोट देने के बजाय इन पर जिस वक्त ठोकना शुरू कर देगी, देश के बाहर करने का अभियान चलाएगी, तब समझिए कि हमारा देश ये जो है सुरक्षित होगा। तो वो उपदेश दे रहा था कि ये ट्राइट ऑफ हिस्टोरियंस माने जो है इतिहास को विकृत करने वालों की टोली में शामिल हो गए हैं, और जो है ये इस तरह की जो बात करते हैं वो कॉन्ट्रा फैक्चुअल है, यानी वो तथ्यों के विपरीत है। और आगे वो ये भी बोला कि डोभाल महोदय जरा बीजेपी से सही पूछ लें कि उनके जो प्रमुख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने बंगाल विभाजन की बात कही थी। अरे जयराम रमेश गद्दार कहीं का, तुम्हारी कांग्रेस ने 1916 में पाकिस्तान बनने की नींव डाली है। पाकिस्तान तुमने बनवाया है, देश को तुमने बांटा है, 25 से 30 लाख लोगों का खून तो तुमने पिया है। देश को बर्बाद जो है हमारी जमीन जो है अक्सर जमीन जो है तो तुम्हारा गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। उसके पहले जो है अरुणाचल प्रदेश की या नेपाल की जमीन जो है इसने दिया है। सीमा को हमेशा मैंने चीन से लगने वाली सीमा को बिल्कुल पोरस रखा इन समूह ने। 42,000 वर्ग मील तो गद्दार नेहरू ने दिया। इसके बाद जितने भी ये सब आए एनपीसी के या कांग्रेस के, जो बराबर चीन घुसता गया। 15 से लेकर 20,000 वर्ग मील और घुसता गया। लोग बोलते हैं सलामी स्लैशिंग ये सब बातें। और देखिए, और फिर जाकर के ये गद्दार राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है छाती तान करके, तब भी बीजेपी वाले उसको गद्दार नहीं कहते। इसलिए बीजेपी वालों को ठीक से पहचानना बहुत जरूरी है। मोदी महोदय के इसे पूरे झमेला में कि वो विश्व में काफी नाम पैदा कर रहे हैं, ये भूल जाएगी। विश्व में नाम पैदा करने के चक्कर में ये गद्दार नेहरू भी देश को किस तरह से मैंने वो देश की कैसे बल चढ़ा दिया, ये इतिहास गवाह है। किन के संबंध में क्या पॉलिसी है इनकी, बीजेपी वालों की या मोदी महोदय की? चीन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। क्यों हमारा? वो इतिहास दिखाता है। इन बीजेपी वालों की अकल मारी गई है कि हमारे यहाँ भी एक कनिष्क
राजा थे कुषाण वंश के, उनके राज का विस्तार जो है वो चीन में जो बीजिंग वहाँ तक है। यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। और भारतीय जनता दल तो बराबर कहता है कि भारतीय जनता दल का यह शासन होता तो बस एक ही बात कहता है कि अरे चीन हमारा जो है तिब्बती नहीं है, बीजिंग भी है। क्योंकि इतिहास में हमारे जो है वो एक प्रतापी राजा थे या प्रतापी सम्राट थे जिनका राज जो है बीजिंग तक था। तो बीजिंग भी भारत का ही है। तो भारत का सिर्फ तिब्बती नहीं है, बीजिंग भी है। और भारत इसको लेकर रहेगा, चाहे बातचीत से, चाहे शांति से, चाहे युद्ध से, जैसे भी। देखिए घुटनों पर ये बेहुदा आ जाएगा। ये चीन जो है, चीन के आगे हमेशा कायरता, चीन को तो हमेशा ये सर पर बिठाए रहे दुश्मन चीन को ये कांग्रेसी वाले जो है। अपनी जमीन दे करके, हमको याद है, अपनी जमीन दे करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और संसद का एक प्रतिबद्धता भी पारित है कि भारत चीन से एक मैंने जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन के रूप में दिया था, तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद में एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा पारित है कि हम चीन से 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। वो पार्लियामेंट का जो कमिटमेंट जो है धरा रह गया। वो ये चीन से जाकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है, फिर ये चीन को ये कांग्रेसी राहुल गांधी घुसवाता है यूपीए सरकार के दौरान, और भारत का बाजार जो है वो चीन के लिए खोल देता है। और तभी से चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है तभी से वो बढ़ता गया। तो हर तरह से ये गद्दार है ये कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस की गद्दारी कभी भी इनके मुंह से नहीं निकलती है। इसी को पहचानने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में लानत है इस बीजेपी सरकार की कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रस उद्घाटन आज तक नहीं करा, क्योंकि आज तक नहीं करवाया सर। इसको जो है बताइए, जो सरकार, जो बीजेपी, उनकी मृत्यु हुई कहाँ पर, कैसे हुई, कब हुई, किसने करवाई, किन परिस्थितियों में हुई, जो है इसकी बात तक सब नहीं करते हैं। और आज तक जो है यानी हमारे देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श, इतने बड़े जो है वो प्रतिमूर्ति, जिस देश में उनकी मृत्यु के विषय में माने वो रहस्य बना हुआ हो, तो इस देश को भी लानत है, इस बीजेपी वालों को भी लानत है। और यही नहीं, बीजेपी वालों की गद्दारी तो देखिए, आज भी जब पूछा जाता है कि भाई उनके संबंध में जो फाइलें हैं जो कि क्लासिफाई करके दबी गई हैं, तो उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करते, तो थोड़ा बहुत मोदी ने किया था, इसके बाद फिर वही रख दिया। उसका तो प्रधानमंत्री कार्यालय से वही जवाब आता है जो कि गद्दार कांग्रेसियों के जमाने में आता था कि सुभाष चंद्र बोस पर ये फाइलों को सार्वजनिक किया गया तो कुछ देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। अब इनकी जरा मानसिकता जरा समझिए, मतलब कि कुछ देशों से संबंध जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस से अधिक इनको महत्वपूर्ण लगता है। अरे हमारे इस सुभाष चंद्र बोस पर तो कई बीजेपी, कई देश के संबंध कुर्बान हैं, लेकिन बीजेपी की असलियत
हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। एक जो आईएएस की कोचिंग चला रहा था वो कह रहा कि वो सुभाष चंद्र बोस पीएम क्यों नहीं बन पाया। वही चमचा है इसका, इन गद्दार कांग्रेसियों का। उसको पता ही नहीं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे, जिन्होंने आजाद हिंद की सरकार अंडमान निकोबार में 21 अक्टूबर 1943 को स्थापना कर दी थी। और इस आजाद हिंद की सरकार को 11 देशों ने मान्यता दी थी। तो इस बेवकूफ को, जबकि आईएएस की कोशिश चला था, लेकिन वो पक्का चमचा था इस गद्दार यूएनपीसी या कांग्रेस का, कि वो कह रहा था कि ये पीएम क्यों नहीं बनता है। वो तो थे ही, आज भी लोग कहते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की स्थापना हुई अंडमान निकोबार में। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पहले प्रधानमंत्री हैं। ये बात जो है मोदी महोदय भी स्वीकारे हैं। लेकिन मोदी महोदय की यही गद्दारी तो आप देखिए ना, कि जब 21 अक्टूबर को वो अवसर आया कि भाई हम अपनी असली आज़ादी को सेलिब्रेट करें, मनाएं, तब ये गद्दार कहना पड़ेगा मोदी को। तब उस अवसर पर, उस उत्सव में जाने से इन्होंने एक बहाना लिया। कोई और तो बहाना नहीं था। बहाना ये लिया कि हमको उस फंक्शन में, उस अवसर पर में मत ले जाइए, नहीं तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है ना, जो कि एक चमचा है बीजेपी वालों का, पता। लेकिन चमचा हमको संदेह लगता है कि वो बीजेपी की चमचा है। बीजेपी का चमचा होने का दम भरता है, लेकिन है वो एजेंट इन कांग्रेसियों का। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत ही डेंजरस किस्म का आदमी है। तो वो कह रहा था कि मोदी महोदय ने जब 21 अक्टूबर आया, और जबकि वो बोल चुका था कि 21 अक्टूबर ही हमारा वास्तविक आज़ादी का दिवस है, 15 अगस्त नहीं है। तो जब 21 अक्टूबर आया तो मोदी महोदय ने कहा कि हमको उस फंक्शन में, उस अवसर पर, उस उत्सव में मत ले जाइए, नहीं तो लोग मेरा बाल नोच लेंगे। कौन इस बात को मानेगा भाई। महज 44 एमपी वाली जो जीएनपीसी या कांग्रेस है, वो जो है मोदी महोदय जिनके पीछे 3 से 3, हालांकि उसमें 3 से 3 तो नहीं था, लेकिन 283 एमपी थे बीजेपी के, और एनडीए के थे 340। तो 340 एमपी जिसके पीछे हूँ, उसका बाल नोच रहे हैं, मान मोदी जी के अनुसार 44 एमपी वाला राहुल गांधी इत्यादि। इस तरह का बहाना ये मारे थे मोदी महोदय। तो मोदी महोदय कितना झूठ बोलते हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये बिल्कुल खांटी शुद्ध रूप से इस देश की दुश्मन है। आरजेडी कितनी बड़ी इस देश की दुश्मन है, समाजवादी कितनी बड़ी इस देश की दुश्मन है, आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी गद्दार ये जीएनपीसी कांग्रेस है। तो उसी से ये तुलना करते हैं सब। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आपको अपना नजरिया शुद्ध करना होगा। सुभाष चंद्र बोस को इज्जत देनी होगी, अशफाकुल्लाह जी को इज्जत देनी होगी, स्वामी विवेकानंद की बातों को इज्जत देनी होगी, बाबा साहब की बातों को इज्जत देनी होगी, चंद्रशेखर आजाद की बातों की ये बात चलाएंगे। इतना तो कम से कम वो दृष्टिकोण विकास, उस दृष्टिकोण का विकास होगा, तभी आप पहचान पाएंगे इन गद्दारों को। और इन गद्दारों का सफाया भारत की सुरक्षा, देखिए तमाम मिलिट्री हार्डवेयर और सुरक्षा और तमाम बम और वो फाइटर, ये देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, लोग करेंगे। तो ये सब भारत के बारूद है, देश के दुश्मन। तो ये
कभी कभी अजीत डोभाल ने बोल दिया, और उसने बोल, इस समय वातावरण की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को इन गद्दार कांग्रेसियों ने आतंकवादी घोषित करवाया, किताब में लिखवाया। ये क्या बात करेंगे? लेकिन उससे बड़ी बात है कि इनको वोट मिल रहा है। वोट इसलिए मिल रहा है कि हमारे अवाम की भी मानसिकता प्रदूषित है, देश के दुश्मनों को पहचानने में विफल रही है। तो उसी मानसिकता को देशभक्ति के वातावरण में ला करके शुद्ध करने के लिए भारतीय जनता दल अभी सीमित संसाधन यूट्यूब के माध्यम से प्रयास कर रहा है। इसीलिए तो कहता है कि भारतीय जनता दल इस यूट्यूब की जो संख्या है, जो इस प्रयास में करीब 1200 से लेकर 1300 साथ पहुंचने वाला है, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन की घंटी को बजा करके, यदि आप नहीं कर सकते तो बच्चे कर दें, इसको आगे बढ़ाइए। यह देश हित में जो है बहुत जरूरी है। इसकी व्यूअरशिप को देख करके बहुत हैरानी होती है। क्या ऐसे विचारों को देखने वाले मंच जो है 7, 8 और 10, 11 है। बाकी जो है इन गद्दारों के लिए है। ये सवाल है मेरा। तो इसको आगे बढ़ाइए कम से कम। हम आपके बीच में आएंगे तो थोड़ा संसाधन का एक बाधा है, चल रहा है, बीच में आएंगे आपको सरेआम बताएं। और स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इत्यादि के जज्बों के आधार पर उन विचारों का हम खुलासा करेंगे और आप में भी वही भाव भरने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।